तो वैदिक कालीन लेक्चर की श्रृंखला में उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया। देखिए, पूर्व वैदिक काल में जो आर्य थे वो उनकी संस्कृति कबीलाई संस्कृति थी। ठीक है, वो कबीलों में रहते थे और पशुपालन को ज्यादा महत्ता दिए थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया। अब वो पशुपालन से किसकी तरफ प्रवृत्त हुए? कृषि की तरफ। और उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? लोहे का। जो 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, इसने उनके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव किया, बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तो अब जो कृषि था वो गौर व्यवसाय हो गया, नहीं, जो पशुपालन था वो गौर व्यवसाय हो गया और कृषि क्या हो गया? प्रधान व्यवसाय के तौर पर उभरने लगा। तो ऐसे दौर में इस कालखंड में आर्यों के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। देखिए, यहाँ पर हम आए, देखे इस काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया था, क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। जैसा कि हमने देखा है क्या कि आर्य क्या थे? कबीलाई जीवन को अब त्याग चुके थे। पहले ये कबीले में ही रहते थे, इसी नाते कबीले का जो मुखिया होता था उसको राजन कहा जाता था, या जनस्य गोपा कहा जाता था, या राजा कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती थी वो क्या थी? कुल मानी जाती थी। लेकिन अब उससे ये आगे बढ़ चुके थे, यानी अब ये साम्राज्य विस्तार की तरफ प्रवृत्त हो रहे थे। ठीक है, अब ये अस्थायी रूप से बसने लगे थे। पहले क्या थे? बंजारे की तरह, घुमंतु समुदाय की तरह बसते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? इससे उनके जीवन में क्या आया? अब अस्थायित्व आ गया था, जिसके कारण अभी क्या हो गए? पशुपालन की तुलना में अभी कृषि को ज्यादा महत्व देने लगे, क्योंकि कृषि से ही अब इनके विकास की नींव पड़ने लगी थी। ठीक है, लौह तकनीक के प्रयोग ने, यानी जो लोहे की तकनीक का प्रयोग हुआ था, इसने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लौह तकनीक का प्रयोग कब हुआ था? ये इस घटना को यहां से जोड़कर हम रखें तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। ये अतिरंजी खेड़ा है, अतिरंजी खेड़ा। ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है ये। एटा जिला है, एटा जिला। ठीक है, यहां से लोहे का साक्ष्य मिला था। तो इस जब लोहे का प्रयोग अब शुरू हो गया था, यानी लोहे का प्रयोग कृषि के लिए शुरू हो गया था, तो इससे जो उत्पादन अधिशेष है उसमें वृद्धि हुई और साथ ही साथ तेजी से कृषि का विकास हुआ। तो ये बहुत बड़ी भूमिका इसने अदा किया, यानी लोहे की जो भूमिका थी वो सबसे महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। चले अब आए यहां पर। ओके, देखिए यहां पर उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या हो गया? कृषि हो गया था। पहले क्या था? पशुपालन था। वो पशुपालन पर ज्यादा जोर देते थे क्योंकि वो कबीलों में रहते थे। ठीक है, साथ ही साथ पशुपालन से वो पहले से भी परिचित थे, क्योंकि वो ग्रामीण संस्कृति थी। आर्य संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। भारत में शहरों का उद्भव पहले हो गया था और गांवों का बाद में हुआ है। तो ग्रामीण संस्कृति के लोग आज भी पशुपालन बड़ी संख्या में है। खैर वो कृषि से भी जुड़े हैं, लेकिन पशुपालन आज भी वो करते हैं। ठीक है, तो राज्य के संगठन का जो आधार था, यानी जो सबसे निम्नतम इकाई या निचली इकाई मानी जाती थी, जिसको क्या कहा जाता था? कुल कहा जाता था। भाई कुल इसी को कहा जाता था। रे पहले क्या होता था? जन होता था, फिर इसके नीचे विष होता था, फिर इसके नीचे क्या होता था? ग्राम होता था, फिर इसके नीचे क्या होता था? कुल होता था। ये स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये सबसे न्यूनतम इकाई मानी जाती थी पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में। अब इसमें भी संगठनात्मक बदलाव हुआ। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में भूमिका क्या हो रहा था? विस्तार हो रहा था, बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था। जैसा आपने पढ़ा था, ऐतरेय ब्राह्मण से क्या पता चलता है कि
राजा चारों दिशाओं में शासन करने लगे। उत्तर में उसको विराट कहा जाता था, दक्षिण में उसको भोज कहा जाता था न। तो ये उल्लेख मिल जाता है इस कालखंड में। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण, ये देखें बहुत महत्वपूर्ण है, शतपथ ब्राह्मण। इसी में एक चीज और कहा गया, क्या कहा गया है? पत्नी को अर्धांगिनी सबसे पहले किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। और पुत्रियों को या स्त्रियों को शापित या जुआ किस में कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, पत्नी को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि के चारों क्रियाएं, जो चार बहुत प्रमुख क्रियाएं होती हैं, जैसे जुताई हो गया, बुआई हो गया, मड़ाई हो गया ना, ये आते हैं इसमें। कटाई हो गया, देखिए जुताई हो गया, बुआई हो गया, कटाई हो गया, मड़ाई हो गया, आदि का उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, इस काल की जो प्रमुख फसल थी वो कौन सी थी? गेहूं और चावल थी। गेहूं और चावल क्या थी? सबसे प्रमुख फसल होती थी। चावल को ब्रीही भी बोला जाता था। ठीक है, अन्य फसलों में कौन सी थी? जौ। जौ तो मानव के द्वारा उगाया जाने वाला पहला अनाज माना जाता है। जौ क्या था? मानव के द्वारा उगाया जाने वाला पहला अनाज था। उड़द, सरसों, गन्ना और सन आदि था। सन का नाम सुने हैं ना? गांव में आपको मिलता है, जिसको सनई बोलते हैं, वही सन है। उससे रस्सी वगैरह भी बनता है। रस्सी बनता है ना, जब उसको आप पानी में भिगो कर उसको खींचते हैं तो उससे रस्सी भी बनती है ना। तो आप कभी आप पढ़ेंगे तो गज सिकंदरी एक पैमाना था, उसमें इसी सन की डंडी का इस्तेमाल होता था। तो इस सन की डंडी का नकारात्मक प्रभाव भी हुआ, क्योंकि वो बरसात में सड़ जाता था, गर्मी में सूख जाता था, तो इससे मापन प्रणाली प्रभावित हुई थी। तो इस नाते बाद में बांस की पुल्ली का प्रयोग हुआ, फिर आगे चलकर लोहे की जंजीर अकबर ने प्रयोग किया। तो यही वो सन है। चलिए, अब इन फसलों का उल्लेख किसमें मिलता है? वाज सनेही संहिता मिलता है। वाज सनेही संहिता। चले, देखिए उत्तर वैदिक कालीन साहित्य जो थे, जिसमें वाज सनेही संहिता और तैत्तरीय ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या था? विविध प्रकार के व्यवसायों की सूची प्राप्त होती है। ठीक है, वाज सनेही संहिता में भी होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय थे। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखें, देखें ये उत्तर वैदिक कालीन साहित्य आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ऋग्वेद का कोई बात ही नहीं करना है। ऋग्वेद इसका कोई स्रोत नहीं है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? यजुर्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद है, सामवेद, और क्या है? अथर्ववेद है, अथर्ववेद। तो ये इसके सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में अथर्ववेद की रचना हुई थी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से नाम मिलते हैं? स्वर्णकार, जिसको आज के दौर में हम सुनार कहते हैं। रथकार, रथ हाँकने वाला जो होता था। चर्मकार, जो चमड़े का काम करता था। जुलाहे, मछुआरे, लोहार, रजक का मतलब धोबी होता है। ठीक है, नर्तक, नाई, ज्योतिषी, वैद्य, कुम्भकार इत्यादि इस काल के प्रमुख व्यवसाय माने जाते थे। ठीक है, ये प्रमुख। अब प्रमुख व्यवसाय में क्या थे इस काल के? आरोग्य, स्वर्ण तथा लोहे के अलावा चांदी, टीन, तांबा, सीसा आदि धातुओं से भी परिचित हो गए थे। भाई इस समय लोहे से परिचित हो गए थे, लेकिन ध्यान रखेगा हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे। क्यों परिचित नहीं थे? 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की खोजी हुई तो हड़प्पा वासी कहां परिचित होंगे? ठीक है, वैदिक कालीन लोग लोहे से परिचित थे। ऋग वैदिक काल के लोग नहीं थे, पूर्व वैदिक काल के लोग थे, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व तो इनका लास्ट चरण माना जाता है, अंतिम चरण माना जाता है।
इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा आपको, ठीक है। ये चांदी, टीन, तांबा, शीशा आदि धातुओं से क्या थे, परिचित थे, लोहे के अलावा अगर बात करें। चले, लोहा तो इनके लिए सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन आया था ना, तो इस तरह से लोहे को आप मत भूलिएगा। चले आए, देखिए लोहे के लिए इस समय किसका प्रयोग हुआ है, कृष्ण आयस शब्द का प्रयोग हुआ है, और तांबे के लिए लोहित आयस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इन धातुओं से क्या बनाया जाता था, विभिन्न प्रकार के औजार, हथियार और क्या बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे। जैसे निष्क एक धातु है, आगे मिलेगा इसमें, ये निष्क क्या है, सोने के जो आभूषण होते थे उनको निष्क कहा जाता था, या गले का हार, सोने का आभूषण था ये, और ये मुख्यतः क्या होता था, गले का हार होता था, गले का हार, गले का हार होता था। और यही आगे चलकर हम देखेंगे कि ये मुद्रा के तौर पर भी इसका नाम आता है, जो स्वर्ण मुद्रा थी उसको भी निष्क कहा जाता था, ठीक है। तो इन धातुओं से विविध प्रकार के औजार, हथियार और आभूषण बनाए जाते थे, ठीक। इस काल में जो स्त्रियां होती थी, यानी जो महिलाएं थी, वो सुई कार्य, यानी सुई से जो धागे से जो सामान बनाए जाते हैं वो काम करती थी। साथ ही साथ रंगकारी, यानी कपड़े से जुड़े हुए जो व्यवसाय थे इसमें भी निपुण मानी जाती थी, ठीक है। वो रंग रोगन भी करती थी। इस काल के साहित्य में क्या उल्लेख मिलता है, कुंभकारों, चाको आदि का उल्लेख मिलता है कि जो प्रमुख रूप से अपने कलाकारी के लिए फेमस हुआ करते थे। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल का क्या था, विशिष्ट मृदभांड था, जिसको क्या कहा जाता था, पीजीडब्ल्यू कहा जाता है, पीजीडब्ल्यू कहा जाता है, पॉलिश्ड ग्रे वेयर। ये इस कालखंड का क्या था, सबसे प्रमुख मृदभांड था। लेकिन अभी जो मृदभांड प्रचलन में सर्वाधिक था वो कौन था, लाल मृदभांड था। ये मृदभांड हमें दिखाई देता है, मौर्य काल तक भी इसका असर था, मौर्य काल तक भी ये प्रभावी था। लेकिन मौर्य काल में एक नया और मृदभांड आ गया जिसको NBPW बोला जाता है, न उत्तरी काले चित्रित मृदभांड दिखाई देते हैं, न उत्तरी काले धूसर मृदभांड जिसको बोला जाता है, तो वो दिखाई देने लगा था, ठीक। चलें आइए इधर, यानी लाल मृदभांड इस समय प्रचलन में था। अब देखिए इस काल में यहां हम बात करें, इस काल में व्यापार और वाणिज्य अपनी उन्नति पर थे। इस काल के साहित्य में व्यापारियों के विविध श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। और श्रेष्ठीन क्या होता था, व्यापारियों का जो प्रधान होता था उसको क्या कहा जाता था, श्रेष्ठीन कहा जाता था। यानी इस काल खंड में भी विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे जो व्यवसाय होते थे वो होते थे, और इन उद्योग धंधों का प्रधान कौन होता था, श्रेष्ठीन कहलाता था, जिसको व्यापारियों का प्रधान कहा जाता है, ठीक है। चले, इस काल में केवल वैश्यों पर कराधान का भार था, ध्यान रखे रहिएगा। इस कालखंड में क्या था, वैश्य ही केवल टैक्स देते थे। ये टैक्स कौन देता था, केवल वैश्य देते थे। यानी अगर बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, शूद्र क्या थे, ये इनसे मुक्त थे, इनको टैक्स नहीं देना होता था, ठीक है। ब्याज पर इस समय धन देने की प्रथा आगे बढ़ी थी, ऋण पर देने टैक्स, मतलब ब्याज पर धन देने की प्रथा अत्यधिक इस समय क्या थी, प्रचलित थी, ठीक। 33 संहिता में ऋण के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, कुशिद, कुशित का इस्तेमाल किया गया। 33 संहिता में ऋण को क्या कहा गया, कुशिद कहा गया है। और शपथ ब्राह्मण में उधार के लिए जो ऋण दिए जाते थे, जो कर्ज दिए जाते थे, उसको क्या कहा जाता था, कुशिदिन कहा गया है। चले देखे, कुशिदिन शब्द का प्रयोग हुआ है। इस काल में भी जो व्यापार होता था वो किस तरीके से होता था,
वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। मतलब एक सामान देकर उसके बदले एक सामान जो लेने की प्रणाली थी उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। मतलब एक वस्तु आपने दे दिया, उसके बदले आपको एक वस्तु मिलती थी। मतलब क्या था कि एक वस्तु का इतना कीमत है, उसी कीमत का उस वस्तु का भी लगाया जाता था। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय होता था। बाद में लेन देन में किसका प्रयोग होने लगा? मुद्रा का प्रयोग। अभी इस कालखंड में नहीं हुआ। हड़प्पा काल में भी मुझे मुद्रा का कोई उल्लेख नहीं मिला है। हड़प्पा काल में भी वस्तु विनिमय ही प्रणाली थी जिसके द्वारा व्यापार में लेन देन होता था। ठीक है, तो वस्तु विनिमय के माध्यम से इस समय लेन देन हो रहा था। देखिए, इस समय के जो सिक्के थे इनका नियमित प्रचलन नहीं था। इस समय सिक्के कुछ ढाले गए थे, लेकिन अभी इनका नियमित प्रचलन हमें नहीं देखने को मिलता है। इनको निष्क, शतमान, कृष्णल तथा पाद आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। यानी ये माप की इकाइयां थी। निष्क, शतमान, कृष्णल तथा पाद। ठीक है, बाट की मूलभूत इकाई क्या होती थी? इसको कृष्णल कहा जाता था। बाट की ये मूलभूत इकाई मानी जाती थी। इसी के समान एक और थी रत्तिका। ये रत्तिका है और ये गुंजा है। इसका भी उल्लेख हमें क्या मिलता है? वैदिक साहित्यों में इसका भी उल्लेख मिलता है कि ये भी बाट माप की एक प्रणाली थी, एक इकाई मानी जाती थी जिससे वस्तुओं को मापा जाता था। ठीक, प्राचीन भारतीय बाट पद्धति, ये बाट है। ठीक है, प्राचीन भारत में जो बाट पद्धति थी इसमें रत्तिका का क्या भी है? महत्वपूर्ण स्थान था, जिसे साहित्य में क्या कहा जाता था? तुला बीज। ये तुला बीज की इसकी संज्ञा दी गई है। तुला बीज इसको कहा जाता था। ठीक है, यानी जो रत्तिका था इसका बाट प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इसको साहित्य में क्या कहा जाता है? तुला बीज की संज्ञा दी गई। तुला बीज ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देखिए जरा सा। इस काल में जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। मतलब इस कालखंड में भी हम देखते हैं कि जो जलीय व्यापार था और स्थल मार्ग से जो व्यापार था ये दोनों हो रहे थे। ठीक है, और सतपथ ब्राह्मण में क्या है? पूर्व में और पश्चिम में। सतपथ ब्राह्मण में क्या उल्लेख मिलता है? पूर्व और पश्चिम में समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक अन्य ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? वाद शनैः संहिता है। इसमें क्या उल्लेख मिलता है? 100 डांडों वाले जलपोतों का उल्लेख मिलता है। आप पुराने एक जलपोत का देखेंगे सीन कोई, तो उसमें आपको दिखाई देगा कई डंडे दिखाई देंगे ना, तो उस तरीके का, यानी इस कालखंड में 100 डांडे वाले जो जलपोत है उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बाद भी आर्यों के अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था वो क्या था? शहरी नहीं हो पाया था। वो ढांचा भी ग्रामीण ही बना रहा, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, इस कालखंड में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्थल थे जहां पर शहरी सभ्यता का एक स्वरूप या कह सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था हमें देखने को मिल रही थी। जैसे आप देखें यहाँ पर आपको दिखाई देगा हस्तिनापुर और कौशाम्बी, ये ऐसे स्थान थे जहां पर नगरीकरण का जो स्वरूप है वो दिखाई दे रहा था, जिसको इतिहासकारों ने क्या कहा है? आगे आइए देखें, यहाँ पर इसको इतिहासकारों ने क्या कहा है? देखिए यहाँ पर हस्तिनापुर दिखाई दे रहा है, कौशाम्बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नगरी स्थल का वर्णन इसमें मिलता है कि ये नगरी स्वरूप को प्राप्त कर चुके थे, जिन्हें गर्भावस्था वाले नगर की संज्ञा दी गई है। मतलब क्या है कि ये आरंभिक अभी स्वरूप इसमें दिखाई दे रहा है। और नगरी सभ्यता कब दिखाई देती है? हड़प्पा सभ्यता में थी, लेकिन फिर इसके बाद वो विकसित कब होती है? 600 ईसा पूर्व के आसपास, यानी जब महाजनपद काल दिखाई देते हैं वहां से, यानी बुद्धकालीन जो गणराज्य थे, फिर 16 महाजनपद है, उस कालखंड में हमें देखने को मिलती है। यानी ये कालखंड कब दिखाई देता है? 600 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देता है। 600 ईसा पूर्व में फिर से नगरी क्रांति देखने को मिली, यानी नगरी क्रांति इसी कालखंड में हुई थी, जहां पर कुछ बड़े शहर जैसे पाटलिपुत्र का उल्लेख हम कर सकते हैं और वैशाली इस श्रेणी में आएंगे। पाटलिपुत्र आएगा इस श्रेणी में, पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया,
ये प्रमुख नगर थे। पाटलिपुत्र और वैशाली को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इस कालखंड से उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। ठीक है, तो अब हम यहां पर स्पष्ट कर चुके हैं, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की बात हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम महाजनपद काल की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम स्पष्ट करेंगे 16 महाजनपदों के उद्भव का और नगरीय क्रांति के उदय का क्या महत्वपूर्ण कारण था, और साथ ही साथ उसी लेक्चर में हम मगध के उत्कर्ष को भी स्पष्ट करेंगे कि कैसे साम्राज्यों का उत्थान और पतन नहीं होता है। धन्यवाद।